हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करूंगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन चीज़ क्या है। मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली फोकस करता है एक प्रूफ्स पे कि मैथमेटिकल चीज़ों को कैसे प्रूफ किया जाए। तो अपना ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले डिडक्शन की बात बताऊंगा। डिडक्शन और या फिर डिडक्टिव रीजनिंग दूसरा नाम है उसका। तो उसको कैसे समझा जा सकता है कि डिडक्टिव रीजनिंग होती क्या है। तो सबसे पहले मैं कवर करूंगा डिडक्टिव रीजनिंग, उसके बाद फिर मैं नोशन दूंगा और इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। लास्ट में मैं उसके बाद फिर कंडीशंस जो इंडक्शन के लिए चाहिए होंगे वो इंडक्शन के कंडीशंस में डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर एग्जांपल्स मैं डिस्कस करवाऊंगा जो आपके बोर्ड्स में आगे काम आएंगे। सबसे पहले डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। सपोज के लिए कि हमारे पास पहला स्टेटमेंट है। लेट्स सपोज स्टेटमेंट ए है कि Socrates was a scholar। यानी Socrates स्कॉलर था। और हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट है कि all scholars are men। यानी मैंने एक सेट डिफाइन किया है Socrates जो कि एक स्कॉलर है, यानी एक बड़े सेट में लाई करेगा वो, और ये इस सेट का नाम होगा हमारा स्कॉलर। और जो हमारा सेकंड ये डिनोट करता है फर्स्ट स्टेटमेंट को। और मेरा जो सेकंड स्टेटमेंट है बी, वो कह रहा है कि ऑल स्कॉलर्स आर मेन, यानी कि एक छोटा सा सेट है स्कॉलर और सबका एक स्कॉलर जो है इस सेट का एक सबसेट है, और ये जिस सेट का सबसेट है वो है मेन, यानी ये सुपर सेट हो गया इसका। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट बी हो गया। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या कहता है कि इन दोनों स्टेटमेंट को लेते हुए हम एक एक डिडक्शन करते हैं एक नया स्टेटमेंट का। तो आप कह सकते हैं कि सॉक्रेट अगर स्कॉलर था, सॉक्रेट वाज अ स्कॉलर एंड ऑल स्कॉलर्स वर आर मेन, सो क्लियरली वी कैन से दैट कि सॉक्रेट जो है वो इंसान भी था, यानी सॉक्रेट वाज अ मैन। ठीक है, यानी इन दोनों सेट्स को हम अगर कंबाइन कर दें तो हमारा एक तीसरा जो डिडक्टिव सेट बनेगा वो बनेगा सबसे पहले सॉक्रेट्स, उसके बाद स्कॉलर और उसके बाद मैन। तो तो हमने क्या डिफाइन किया कि एक नया स्टेटमेंट यहां से निकाला सी कि सॉक्रेट्स वाज ए मैन। सिंगुलर में जाएंगे हम मैन। ओके, तो ये जो हमने दो चीजों से एक नया एक स्टेटमेंट डिराइव किया है, इसको मैं डिडक्टिव रीजनिंग का नाम दूंगा। इसको डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं क्योंकि मैंने ये चीजें डिड्यूस की। दो पहले के स्टेटमेंट, दो रीजनिंग स्टेटमेंट से मैंने तीसरा एक स्टेटमेंट रीजनिंग लगा के एक स्टेटमेंट डिड्यूस किया, इसीलिए इसको डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। तो हमारे ये टॉपिक खत्म है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पहले नोशन लेंगे और इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे कि एमआई होता क्या है। नोशन और इंट्रो हम लेंगे एमआई के लिए। ठीक है, तो अब कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक पाइल ऑफ टाइल्स है। ठीक है, बहुत सारे टाइल्स रखे हैं, रैंडम वे में रखे हैं। तो इस तरह से हमारे पास टाइल्स रखे हैं सपोज। ठीक है, इनको मैं नंबर्स दे दूंगा और ये डॉट 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 अप टू एक रैंडम नंबर n तक के लिए। ठीक है, तो सपोज इसको मैंने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको n दे दिया, यानी टोटल मेरे पास n टाइल्स रखे हैं। और इनकी जो स्पेसिंग है वो बराबर है, यानी अगर इसके बीच का डिस्टेंस अगर d है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी d है, यानी ये इक्वली स्पेस्ड है, इक्वी स्पेस्ड। ठीक है, तो अगर मान के चलते हैं कि अगर मैंने पहले वाले को फर्स्ट वाले टाइल को मैंने पुश किया, थोड़ा सा अगर पुश किया, तो अगर क्या होता है कि अगर मैंने पहले वाले को पुश किया, यानी इफ आई पुश फर्स्ट टाइल, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैंने इसको पुश किया है ताकि वो सेकंड वाला गिर जाए। तो इसका इंप्लाइज होता है कि वो दूसरा वाला टाइल गिर जाएगा। और कंसेक्यूटिवली चूंकि डिस्टेंस दोनों के सेम है, यहां अगर ये गिर जा रहा है तो ऑब्वियसली ये भी गिर जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इंप्लाइज हो जाएगा कि थर्ड टाइल गिर जाएगा, थर्ड टाइल फॉल्स। तो इसी तरह अगर मैं मान के चलूं कि
बीच में जितनी भी टाइल्स होंगी, अगर इफ सपोज कि बीच की कोई kth नंबर की टाइल है, ठीक है, तो वो अपने पुश करेगा, वो अपने k प्लस 1 वाले टाइल को, k प्लस 1 वाले टाइल को पुश करेगा और उसको गिरा देगा। तो इस तरह से मैं क्या कंक्लूड करता हूं कि डॉट 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 लास्ट टाइल जो होगी वो भी मेरी गिर जाएगी। अगर मेरे को पूरे टाइल्स गिराने यानी टोटल n टाइल्स गिरानी है, तो मैं पहले इंश्योर करूंगा, सबसे पहला कंडीशन जो मैं इंश्योर करूंगा कि वो पहले वाले गिरे, यानी फर्स्ट टाइल फॉल्स। और दूसरा मैं क्या इंश्योर करूंगा कि जब कभी भी पूरे n टाइल्स में से कोई भी अगर एक टाइल गिर रही है, बीच की कोई भी एक टाइल अगर गिर रही है, तो उसके जस्ट सक्सेसिव जो नेक्स्ट टाइल है उसको डेफिनेटली गिरना पड़ेगा, तब जाके मैं एज्यूम कर सकता हूं कि सारी की सारी n टाइल्स फाइनली एट लास्ट गिर जाएंगी। ओके, तो ये कौन नया स्टेटमेंट है कि एट एनी टाइम इफ एनी टाइल फॉल्स then the successive tile necessarily fall, यानी इससे गिरना ही पड़ेगा, तब जाके मैं इंश्योर कर पाऊंगा कि सारी टाइल्स गिर चुकी हैं। तो इससे मैंने पहले बताया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है कि हमें प्रूव करना है, तो जनरलाइज चीज़ें जैसी होती हैं तो उनको हमें प्रूव करना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी कुछ देर में बताने वाला हूँ सम टू एन नंबर्स का। तो उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास एक्सप्रेशन होता है सम टू एन नंबर्स के लिए, वेदर हमने वो उसको उस फॉर्मूला को अलजेब्रा से निकाला है या ट्रिग्नोमेट्री से कहीं से भी निकाला है, तो हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है समेशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो जनरलाइज एन में वो एक्सप्रेस्ड होता है। तो अगर वो नेचुरल नंबर का केस है, अगर वो नेचुरल नंबर इफ n बिलोंग्स टू ए कैपिटल सेट ऑफ n, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, कि ये जो हमारा कैपिटल सेट है n, ये सेट को हम नेचुरल नंबर्स का नाम देते हैं, ये नेचुरल नंबर्स के सेट होते हैं। तो अगर हमारा स्मॉल n जो है अगर इसमें बिलोंग करता है कैपिटल n में, तो अगर उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो उन चीज़ों को प्रूव करने के लिए हमें मैथमेटिकल इंडक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हमें प्रूव करना होता है कि फॉर एवरी n दैट बिलोंग्स टू कैपिटल, जो हमें हर एक एलिमेंट, हर एक स्मॉल एलिमेंट जो इस बड़े सेट में लाई करेगी, उसके लिए हमारे पास कोई एक फॉर्मूला है जो चीज़ों को ट्रू करवा रहा है, यानी हर एक n की वैल्यू के लिए जो n कैपिटल n में है उसके लिए वो चीज़ें वैलिड है, ठीक है, वो एक्सप्रेशन, वो फॉर्मूला जो है वो वैलिड है जनरलाइज्ड केस में। तो इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए हम इससे नोशन ले सकते हैं कि जैसे इसमें मुझे सारे टाइल्स गिराने थे, n के n सारे टाइल्स गिराने थे, तो मैंने क्या किया, पहले वाले को पुश किया, फिर इंश्योर किया कि अगर kth टाइल गिर रही है तो k प्लस 1 टाइल भी गिरनी चाहिए। तो सेम वे में मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करूंगा मैं कि पहले वाली ये चेक करूंगा कि फर्स्ट अगर n इक्वल्स टू 1 डाला, या फिर जहां से वो पूरा फॉर्मूला डिफाइंड है, इफ सपोज n ग्रेटर देन 5 के लिए डिफाइन है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो मैं सबसे पहले पहली वैल्यू डालूंगा n इक्वल्स टू 5 या n इक्वल्स टू 1। जनरली हमारे पास जितने केसेस आते हैं बोर्ड में पेपर्स आते हैं तो n इक्वल्स टू 1 पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले उस फॉर्मूला में n इक्वल्स टू 1 डालूंगा, अगर उसके लिए सेटिस्फाई हो गया फिर मैं n इक्वल्स टू k पे मानूंगा कि वो चीज़ें ट्रू है, और फिर मुझे प्रूव करना होगा कि वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो इससे यहां से रेफरेंस लेके मैं सोच सकता हूं कि जिस तरह से ये पे सारे टाइल्स गिर गई, तो उस तरह से वो सारे n नंबर। तो अभी तक हमने ये टॉपिक देख ली, डिडक्टिव रीजनिंग देख ली कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि दो स्टेटमेंट हमारे पास दिए रहते हैं, हम तीसरा स्टेटमेंट निकालते हैं, और एक नोशन और इंट्रो ले लिया कि टाइल्स जो है, टाइल्स से हमने नोशन लिया कि सारे एन टाइल्स हमने अगर गिरा दिए, तो उसी से हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि मैथमेटिकल इंडक्शन में जनरलाइज नेचुरल नंबर्स के लिए कैसे चीज़ों को प्रूव करेंगे। अब प्रूव करने के लिए जो मैंने अभी कंडीशन बताई कि पहला ट्रू होना चाहिए, के ट्रू होना चाहिए, फिर के को एज्यूम करके के प्लस 1 को ट्रू करना है, तो ये इन चीज़ों को कंडीशन रिक्वायर्ड में भी हम पढ़ेंगे। So our next topic is conditions required for anything to be proved by this method, that is mathematical induction। तो अभी conditions required हमने पढ़ना है।
तो सबसे फर्स्ट कंडीशन जो मैंने बताई है कि इफ सपोज कोई स्टेटमेंट दिया है, मैं एक स्टेटमेंट लेके चलता हूँ। सपोज कर ले कि हमारे पास एक फॉर्मूला है सम टू n नेचुरल नंबर्स का, वो है कि 1 + 2 + 3 + अप टू n टर्म्स। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ठीक है, तो हम पहले इस स्टेटमेंट को लेके चलते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है। मैंने पहले जूम कर लिया है कि ये मैंने जो आप वीडियो देख रहे हैं उसने अलजेब्रा की थोड़ी बहुत नॉलेज रखी होगी, तो वो जानता होगा कि 1 + 2 + 3 + अप टू n टर्म्स वो n × n + 1/2 होता है। तो इस चीज़ों को इस स्टेटमेंट को मुझे इससे प्रूव करना है, दैट इज कि मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि ये चीज़ें ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सेट। ओके, तो सबसे पहला कंडीशन जो मैंने बताया है, अब टाइल्स को याद करें, तो टाइल्स में सबसे पहले कंडीशन क्या था कि पहले वाला टाइल्स को मुझे गिराना था, तो मुझे चेक करना होगा कि ये जो स्टेटमेंट है जिसको मैंने ज्यूम कर लिया कि ये स्टेटमेंट P है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है जो डिपेंड करता है n पे। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि एट n = 1 जो हमारी P1 बन जाएगी वो ट्रू होना चाहिए। ठीक, अगला स्टेटमेंट क्या है, जो कंडीशन है, अगला कंडीशन जो हमारे चाहिए वो है कि वी विल assuming that the statement Pn is true for n = k। हमने इसको एज्यूम कर लिया कि n = k पे ये चीज़ें ट्रू है, यानी वी कैन से कि Pk इज ट्रू। इसको एज्यूम करते हुए मुझे प्रूफ करना है कि P(k + 1) यानी एट n = k + 1 Pk + 1 मस्ट बी ट्रू। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो मैं जनरलाइज फॉर एनी वैल्यू ऑफ n बिलोंगिंग टू दैट सेट कैपिटल N, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, तो आइए इसको प्रूव करके देखते हैं। मैंने समेशन का फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, ये 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल्स टू n × n + 1/2। तो सबसे पहले जो मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ वो एट n = 1 चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मुझे एक ही टर्म लेना है पूरे में। n = 1 का मतलब है कि ये अब सम अप टू n टर्म्स है, ये सम अप टू n टर्म्स है, और जब मैंने n की वैल्यू 1 डाली तो इसका मतलब सम अप टू ओनली 1 टर्म है, यानी मुझे बस पहली वैल्यू लेनी है, यानी बाकी के सारे टर्म्स ओमिट हो जाएंगे और मेरे पास जो LHS के टर्म में होगा, LHS के पास वो होगा सिंपली 1। ओके, और RHS का टर्म अगर फॉर्मूला में अगर n = 1 डालता हूँ तो देखते क्या आता है। RHS अगर मैंने RHS में n = 1 डाला तो वो आता है n × n + 1/2 एट n = 1 पे मुझे चेक करना है, एंड दिस इज 1 × 1 + 1/2 विच इज 1। तो हम देख रहे हैं कि LHS जो है RHS के इक्वल आ रहा है, यानी ये जो ट्रू है, यानी P1 जो है हमारा इज ट्रू। तो हमारा पहला कंडीशन मेट हो रहा है, यानी पहला कंडीशन हमारा सही जा रहा है। ठीक है, तो अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे अपना, कि हम पहले ज्यूम कर लेंगे कि एट n = k ये ट्रू है, फिर उसको यूज करते हुए Pk + 1 हमने निकालना है जो कि ट्रू हमें प्रूफ करना है फॉर जनरलाइज वैल्यू ऑफ n। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट की देखते हैं। तो हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने ज्यूम किया, सबसे पहले मैंने लिखा है कि assuming that Pn is true for n = k, यानी इसका मतलब है कि Pk जो है is true। तो अगर हमारे पास Pk ट्रू है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने n = k डाला तो उस समय ये फॉर्मूला वैलिड है। तो ये फॉर्मूला वैलिड है, इसका मतलब ये है कि
हमारा सम जो है उस केस में वो सम जो हो जाता है वो हो जाता है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सम k. ओके, k इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज इन 1 to n, इन बिटवीन 1 to n. ओके, सो हमने k टर्म्स का सम लिया और इसको एज्यूम कर लिया कि पी के ट्रू है, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ कि इसका फॉर्मूला, ये जो मेरा पी के स्टेटमेंट है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा k × k + 1/2. ठीक है, तो इसके लिए मैंने एज्यूम कर लिया कि पी के मेरा ट्रू है. अब मुझे p at k + 1 निकालना होगा, p of k + 1. ठीक है, इसको मुझे प्रूव करना है कि वो उसके लिए भी ये फॉर्मूला ट्रू है. ठीक है, तो हम सबसे पहले p k + 1 को कंसीडर करने के लिए हमने पहले LHS में देखना है. ठीक है, तो एट LHS अगर p k + 1 को देखा जाए, तो एट LHS देखा जाए तो k प्लस टर्म को क्या होगा, अगर हम एक्सप्रेस करें समेशन में, तो 1 + 2 + 3 अप टू k + 1. ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास k + 1 टर्म्स हो गए. ठीक है, और हम जानते हैं कि यहां से यहां तक का सम, दैट इज 1 से लेके k तक का सम, प्रीवियसली चूंकि मैंने ट्रू माना है तो pq के हिसाब से ये होना चाहिए k × k + 1/2. ठीक है, तो हमारे पास बस एक टर्म यहाँ पे बचता है जो है k + 1. ठीक, तो अब आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे क्या अराइव होगा, इफ k + 1 को मैंने कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट के अंदर है k/2 + 1 विच इज इक्वल टू k + 1 × k + 1 + 1/2. तो यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ कि ये p k + 1 का LHS का जो फॉर्म है वो आ गया फाइनली मेरे पास k + 1 × k + 1 + 1/2. ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये RHS के इक्वल आता है कि नहीं आता है. ठीक है, तो RHS के लिए देखते हैं हम. RHS में जब मैं n = k + 1 डालता हूं तो फॉर्मूला में क्या अराइव करूंगा मैं, k + 1 × k + 1 + 1/2. तो आप देख सकते हैं कि RHS और LHS दोनों टर्म इक्वल है. ठीक है, तो यानी अभी हमने क्या हासिल किया कि LHS और RHS, अगेन LHS जो है वो हमारा RHS के इक्वल है. तो इसका मतलब ये है कि सो आवर p k + 1 इज ऑल्सो ट्रू. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, विच इज इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू सेट n. तो हमने देखा कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं इस मैथमेटिकल इंडक्शन से चीज़ों को प्रूव करने के लिए, और मैंने एक एग्जांपल भी दिखाया कि सम टू n नेचुरल नंबर्स पे ये चीज़ें कैसे वैलिड हैं. ओके, तो आप आगे हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखेंगे. काफ़ी सारे तो नहीं, वीडियो लेक्चर में काफ़ी सारा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन तब भी 2-3 एग्जांपल्स हम देखते हैं एक चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है. ठीक है, तो जो टॉपिक कवर हो गया वो कंडीशन रिक्वायर्ड कवर हो गया. अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे. तो एक मेरे पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि हमें प्रूव करना है कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स for all n belonging to set of natural numbers we have a relation कि 2 to the power n is greater than n. ओके, सो हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे. अब तो मैंने बताया कि चीज़ों को कैसे प्रूव करते हैं. सबसे पहले सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले मैं एज्यूम करूँगा कि n greater than equals to 1. मैं सबसे पहले दिखाऊंगा कि n equals to 1 पे at n equals to 1 दिस P1 इज ट्रू. P1 शुड बी ट्रू. तो सबसे पहले हम P1 निकालेंगे कि P1 का वैल्यू आया क्या. ठीक है, तो LHS में हमने देखा कि P1 का वैल्यू है 2 to the power 1 विच इज 2. और RHS में है क्या, RHS में सिंस n दिया है तो ये सिंपली 1 होगा. तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि LHS इज ग्रेटर देन RHS. सो वी अराइव एट द कंक्लूजन दैट P1 इज ट्रू. ठीक है, अब सेकेंड हमारा कंडीशन ये था
कि एज्यूमिंग दैट कि पी के हमारा ट्रू है, दैट इज कि एन इक्वल्स टू के पे हम पहले एज्यूम करेंगे कि पी के हमारा ट्रू है, पी एन हमारा ट्रू है, यानी पी के ट्रू है, के एन इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए वो चीज़ें प्रूव करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एज्यूम कर रहा हूँ कि एज्यूम कर रहा हूँ एज्यूम कि पी के इज ट्रू, पी के ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 to the power of k इज ग्रेटर देन k। ठीक है, अब इस चीज़ का यूज़ करके मुझे एट n इक्वल्स टू के प्लस वन चीज़ें प्रूव करनी है। तो एट n इक्वल्स टू के प्लस वन, एट n इक्वल्स टू के प्लस वन, जो मेरा p ऑफ k प्लस वन होगा, p ऑफ k प्लस वन होगा, वो होगा LHS में क्या होगा, LHS में 2 to the power k प्लस वन। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ लॉ ऑफ इंडिसेस के द्वारा लिख सकता हूँ कि विच इज इक्वल्स टू 2 to the power k इंटू 2 to the power of 1। ठीक है, अब यूजिंग दिस वन, इसको मैं 1 एज्यूम कर लेता हूँ, यूजिंग वन मैं कह सकता हूँ कि 2 to the power of k इज ग्रेटर देन k। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से दोनों साइड अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 to the power of k इंटू 2 इज ग्रेटर देन 2 to the power 2 इंटू k। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी कोई चेंज नहीं होगी, लॉ ऑफ इनइक्वालिटीज। तो विच इज इक्वल्स टू कि 2 to the power of k प्लस 1 एंड विच इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ k। अब एक रिजल्ट मैं और यूज करने वाला हूं कि ये जो मेरा 2 to the power of k, सॉरी 2 इंटू के, इस 2 इंटू के को मैं लिखूंगा k प्लस के, मैं लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं। अब मुझे पता है कि मैंने k इक्वल्स टू 1 पे मैंने चीज़ें प्रूव कर ली, यानी n इक्वल्स टू 1 पे मैंने चीज़ें प्रूव कर ली है ऑलरेडी, और हमारा जो k है वो अब लाई कर रहा है 1 और 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि n इक्वल्स टू 1 मैंने ले लिया है, तो मेरा k जो लाई करेगा वो लाई करेगा k इज अमॉन्ग द सेट 2 3 अप टू n। तो ऑब्वियसली यहाँ से हम रिड्यूस कर सकते हैं कि k जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं k इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि अगर k प्लस के 2k इक्वल्स टू k प्लस के है तो ये ग्रेटर देन होगा k प्लस 1 के लिए, क्योंकि आप इस टर्म को वही रखिए और ये टर्म सिंस इट इज ग्रेटर देन दैट 1, so we can obviously write that k plus k is greater than k plus 1। ओके, तो मैं यहाँ से कहाँ पे निकला कि 2k is greater than k plus 1। ओके, तो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट इस कंडीशन पे आऊँगा कि 2 to the power of k plus 1 is greater than 2k, and by using this inequality we can obviously say that 2 to the power of k plus 1 is greater than 2k, which is greater than k plus 1। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 to the power of k plus 1 is greater than k plus 1, यानी ये चीज जो मैंने प्रूव करी ये हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, तो चूंकि हमारा p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू है, तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, दिस फॉर्मूला दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ Pn इज ट्रू। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 वी कैन इजिली से, तो ये सेकंड क्वेश्चन है कि हमें फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल n
बिलोंगिंग टू द सेट कैपिटल एन, हमें प्रूव करना है कि एक हमारे पास फॉर्मूला है कि 1/1 इंटू 2 बाई 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस अप टू 1/n-1 इंटू n इज इक्वल्स टू n बाई n प्लस 1। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ एक और टर्म होगा, ये n-1 और ये n प्लस 1, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इस चीज़ को प्रूफ करना है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो हमारा अप्रोच फिर से वही रहेगा, सबसे पहले हम 1 के लिए ट्रू करेंगे, फिर k के लिए जूम करेंगे कि वो ट्रू है, फिर उसके बाद हम डिराइव होंगे कि p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू है, जिससे कि मैं फाइनली ये कह सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू दैट कैपिटल N, ओके। सो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि p एट 1 निकालेंगे हमने एज्यूम किया है कि आवर पी एन इज इक्वल्स टू 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस अप टू 1/n इंटू n प्लस 1। टोटल हमारे पास n टर्म्स हैं, ओके। अब देखते हैं कि P1 का क्या हाल है, कि P1 पे क्या हो रहा है। तो एट n इक्वल्स टू 1 टेकिंग n इक्वल्स टू 1, एट n इक्वल्स टू 1 हमारा जो P1 है उसका LHS जो होगा वो होगा 1/1 इंटू 2, बस एक ही टर्म आएगा, जो कि टोटल में n टर्म्स है और हमारा भी n 1 है, तो बस सिंगल टर्म आएगा, दैट इज 1/1 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ओके। और जो RHS है हमारा वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दैट इज n/n प्लस 1, इसमें अगर हम n इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू निकालें तो ये होगा हमारा 1/1 प्लस 1 विच इज ऑब्वियसली इक्वल्स टू 1/2। तो हम देख रहे हैं कि P1 के लिए ये ट्रू है, P1 इज ट्रू एज LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले n इक्वल्स टू k पे हमको चीज़ों को प्रूफ करना है, एंड उसके बाद फिर n इक्वल्स टू k को हमने एज्यूम करना है, फिर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए चीज़ों को प्रूफ करके फिर हम फाइनली डिड्यूस करेंगे कि ये हमारा ट्रू है, ठीक है। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि एज्यूम p ऑफ k इज ट्रू। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो सम है अप टू k टर्म्स इट इज ट्रू, यानी ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है। यानी हम लिख सकते हैं कि 1/1.2 यानी 1 इंटू 2 बाई 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस अप टू 1/k इंटू k प्लस 1। The formula is valid and so this summation is equals to k upon k plus 1, ओके। तो हमें इस रिजल्ट को यूज करते हुए n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है और प्रूव करना है कि p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू फॉर दिस, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 इट इज p इज ट्रू, ओके। तो अब हमें कंसिडर करना है p ऑफ k प्लस 1, ठीक है। कंसिडर p k प्लस 1, ठीक है। तो p k प्लस 1 से हमारा LHS का जो एक स्टेटमेंट आएगा, जो LHS 1 का जो समेशन आएगा हमारे पास वो ये होगा कि 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस अप टू 1/k प्लस 1 टर्म के लिए लेना है, तो यानी kth टर्म भी आएगा, यानी k इंटू k प्लस 1 आएगा, और एक और टर्म आएगा जो कि है k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, यानी एक k प्लस 1 टर्म जो है इसमें ऐड कर देंगे, एक k प्लस 1 टर्म है। अब इसके लिए हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा k प्लस 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का सम यूजिंग 1, इस चीज़ को अगर मैं 1 मान लूँ तो यूजिंग 1 यहाँ से यहाँ तक का जो सम है वो ऑब्वियसली क्या है कि ये सम आपका आएगा k बाई k प्लस 1, ये जो हमारा LHS है वो इक्वल्स टू, ठीक है। ये आएगा हमारा k बाई k प्लस 1, बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देंगे, यानी 1/k प्लस 1 इंटू, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यानी k प्लस 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें से मैं चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके यहाँ से 1/k प्लस 1 कॉमन लूँगा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये आएगा k प्लस 1/k प्लस 2, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 1/k प्लस 1
और नीचे वाला टर्म होगा k प्लस 2 और ऊपर आएगा हमारे पास k इंटू के प्लस 2 प्लस 1 जो कि इक्वल है किसके, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। ठीक है, अलजेब्रा से हम जानते हैं कि के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 होल स्क्वायर होता है किसका, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास टर्म है कि वो है k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली रिजल्ट को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो जो हमारे पास फाइनली एक रिजल्ट आया है वो ये है कि k प्लस 1 अपॉन के प्लस 2, जिसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि k प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो फाइनली मेरा LHS का वैल्यू ये आ रहा है, दैट इज k प्लस 1 बाई के प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब मैं यहीं पे RHS की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, RHS की वैल्यू भी मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। RHS की वैल्यू हमें किस पे निकालनी है, एट n इक्वल्स टू k प्लस 1 पे। तो एट n इक्वल्स टू k प्लस 1 पे जब हम वैल्यू निकालेंगे तो सिंपली k की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है k प्लस 1, तो दैट इज k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 विच इज ऑब्वियसली इक्वल्स टू दिस टर्म, ओके, एंड दिस इज द टर्म वी आर derived फ्रॉम LHS, ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू LHS। तो मेरा फिर से LHS जो है वो RHS के इक्वल हो रहा है, तो LHS और RHS हमारा फिर से इक्वल हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये फिर से pk प्लस 1 जो है मेरा वो ट्रू है। सो वी कैन से दैट कि pk प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, तो फाइनली कंडीशन क्या अराइव क्या हुई कि since it is true for p1, since it is assuming that n equals to k is true, we arrived at condition that pk plus 1 is also true। हम लोग कह सकते हैं कि this formula is valid and it is true for all n belonging to capital N, that is our natural set, and that n should be greater than or equals to 1। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को। तो हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक समेशन को लेके है। हमने सबसे पहले सॉल्व किया था कि 1 प्लस 2 प्लस सम टू n नंबर्स हमने सॉल्व किया था कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n टर्म्स विच इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और उसको हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव भी कर दिया था। अब हमारे पास एक और समेशन है जो मैं अगले क्वेश्चन के तौर पर ले रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 वी कैन राइट। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हमें प्रूव करना है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। हमें प्रूफ करना है कि सम टू n स्क्वायर्स, ये क्या है हमारा, ये हमारा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है कि इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N वेयर n शुड बी ग्रेटर देन 1। तो हमें प्रूफ करना है कि ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर ऑल n, ओके। तो हर बार की तरह फिर से हमें एज्यूम करना है कि ये ट्रू n इक्वल्स टू 1 पे पहले चेक करना होगा। एट n इक्वल्स टू 1 व्हाट इज आवर p1। सबसे पहले मैंने एज्यूम करना है कि pn जो है वो हमारा ये है, ये एक्सप्रेशन को हमने pn एज्यूम किया है, ठीक है। ये जो हमारा स्टेटमेंट है जो हमें प्रूफ करना है, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये हमारा pn है, ओके। सबसे पहले मुझे इवैल्यूएट करना होगा p1, ओके। तो p1 में हम सबसे पहले LHS निकालेंगे,
ठीक है। तो हमारा LHS क्या कहता है कि हमें बस एक टर्म लेना होगा विच इज ऑब्वियसली 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारा RHS है उसमें अगर हम n की वैल्यू 1 डालते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1/1 + 1 एंड 2 × 1 + 1 अपॉन 6 विच इज ऑब्वियसली इक्वल्स टू 1 which is equals to LHS, hence P1 is true. अब दूसरी बात ये है कि दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि हमको एज्यूम करना होगा n इक्वल्स टू k ट्रू है, तो वी आर एज्यूम दैट pk इज ट्रू। सो pk अगर हमारा ट्रू है तो उसका मतलब ये है होता है कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू k टर्म्स 3 square plus and so on up to k square. That formula should be equals to k into k plus 1 upon into 2k plus 1 by 6. ओके, तो अब हमको ये चीज़ें प्रूव करनी है एट n इक्वल्स टू k plus 1 के लिए, ठीक है। तो हमें कंसिडर क्या करना होगा, कंसिडर करना होगा हमें p of k plus 1, यानी हमें टोटल k plus 1 टर्म्स कंसिडर करने होंगे। उसके बाद यूजिंग दिस वन वी हैव टू प्रूव। तो मैं इसको पहले ही इस बार एज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये हमारा एक 1 है, मैंने एज्यूम कर लिया। ओके, सो pk + 1 को जब हम लिखेंगे यानी उसका अगर हम LHS अगर लिखते हैं तो वो मेरा होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर एंड सो ऑन, 3 डॉट्स होते हैं, प्लस k + 1 स्क्वायर। ओके, सो इस टर्म का सम मैं जानता हूँ प्रीवियसली 1 से, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे यूजिंग 1, इस टर्म का जो सम है वो ऑब्वियसली है k इंटू k + 1 इंटू 2k + 1 अपॉन 6। ओके, और प्लस ये टर्म को वैसा ही लिख देना है k + 1 का होल स्क्वायर। चीज़ों को ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हुए हमने k + 1 को कॉमन ले लिया, ये कॉमन के बाद जो टर्म बचता है k + 1, ये जो रेसिड्यू बच गया, ठीक है। अब k + 1 हमारा बाहर ही है और अंदर 6 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू k + 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 अपॉन 6। ओके, अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया है, तो इसको मुझे क्या करना होगा कि फैक्टराइज करना होगा। ओके, सो 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 सिंपल अलजेब्रा और सिंपल फैक्टराइजेशन से हम अराइव कर सकते हैं कि ये होता है k + 1 इंटू k + 2 इंटू 2 इंटू k + 1 प्लस 1, यानी इसको मैं इजी और लिख सकता हूँ, ये होता है सिंपली 2k + 3 अपॉन 6। मैंने कुछ नहीं किया है, इसको बस फैक्टराइज किया है, तो हमारे पास दो टर्म्स बचे, दो फैक्टर्स बचे, दैट इज k + 2 एंड अनदर इज 2k + 3। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ कि विच इज इक्वल्स टू k + 1 और k + 2 जो है हमारा, अब उसको लिख सकता हूँ मैं k + 1 + 1 और 2k + 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ k + 1 और प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। ये टर्म मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आगे इस साइड आते हैं। अब मैं अगर RHS लिखूं तो उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं k + 1 की वैल्यू डालता हूँ, n = k + 1 डालता हूँ, तो ये फॉर्मूला मेरा बन जाता है k + 1 + 1 एंड 2 टाइम्स ऑफ k + 1 प्लस 1 अपॉन 6 which is equals to that value, and this value we arrived from LHS, so we can easily write as that RHS equals to LHS. Hence we can say that P of k + 1 is also true, ठीक है।
तो हमारा p के प्लस 1 ट्रू है। तो फिर से सेम कंडीशन हो गया, p के प्लस 1 हमारा ट्रू हो गया। तो हम इजिली वी कैन से कि यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ कैपिटल N एंड देयर इज ऑल्सो वन कंडीशन दैट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हमारे लिए ये चीज़ें ट्रू, यानी एक्सप्रेशन हमारा ट्रू। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो।